वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है आज के इस छोटे से महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित एक सेशन में। सेशन की हेडलाइन है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 73% इन 50 ईयर्स। कहा जा रहा है कि जो वन्य जीव आबादी है उसकी यहाँ पर जनसंख्या में या आबादी में पिछले 50 सालों में अगर हम बात करें तो 73 मतलब 73% की गिरावट दर्ज की गई है वन्य जीव आबादी में। और 73% मतलब अगर हम बात करें तो ये काफी चिंता का यहाँ पर विषय है। तो ये समझते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है। ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एक लोगो देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। साथ ही में कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने डेटा को यहाँ पर एकत्रित किया है। तो देखते हैं कि क्या है ये न्यूज़ और किन किन क्षेत्रों में हम सबसे ज्यादा गिरावट देख रहे हैं वैश्विक आधार पर, राइट। और क्या मुख्य बिंदु या हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट के विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सबसे पहले यूपीएससी जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और कंजर्वेशन से संबंधित ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है। तो न्यूज क्या है, अगर हम न्यूज की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार और वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसकी जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो हर 2 साल में निकाली जाती है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, इसके अनुसार पिछले 50 सालों में 1970 से 2020 के बीच जो औसत निगरानी वाली वन्य जीव आबादी है उनमें यहाँ पर 73 मतलब 73% की यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। और इस रिपोर्ट में जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है इसमें चेतावनी भी दी गई है कि अगले 5 सालों में अगर आपने जलवायु को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए या पारिस्थितिक तंत्र जो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र है, स्थलीय हो गए, आपके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हो गए, इनको अगर आप वैश्विक स्तर पर नहीं बचाते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा बायोस्फीयर है, जो जैव मंडल है, इस पर गंभीर खतरा यहाँ पर रहता है। तो ये जो रिपोर्ट लाई गई है, ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है, जो कि किसने रिलीज की है, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। और यहाँ पर आपको 3 चीजें बहुत ही मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। 2024 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, और यहाँ पर आप एक लोगो देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड फंड का, देन सेकंड लोगो है जिसमें है ZSN। अब इसका भी नाम ध्यान रखना है क्योंकि डेटा एकत्रित करने वाली जो बोल सकते हैं जो इंस्टीट्यूट है वो यही इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, जो जूलॉजिकल बोल सकते हैं, जो जूलॉजिकल साइंस ऑफ लंदन है, राइट। लंदन का ये इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा डेटा को एकत्रित किया गया है और ये रिपोर्ट बनाई गई है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जिसको रिलीज किया है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ये हर 2 साल में, ध्यान रखिएगा, इट इज पब्लिश्ड बाय एनुअली। किसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है, प्रकाशित की जाती है, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एंड ये एक तरह से जो हमारी पूरी पृथ्वी की जो स्वास्थ्य है, राइट, पूरे जो वैश्विक जैव विविधता है और साथ ही में जो सूचकांक के महत्वपूर्ण उसका यहाँ पर विश्लेषण प्रदान करता है। कैसी वन्यजीव आबादी है, साथ ही में पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हमें बताता है। और हर 2 साल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वर्ष 2024 का जो संस्करण है ये 15th एडिशन है। मतलब जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है आपकी 2024 में जो आई है ये 15th एडिशन है इस रिपोर्ट का, 15वां संस्करण है। और इसके तहत 1970 से लेकर 2020 मतलब करीबन 50 साल यहाँ कवर किए गए हैं। और इसमें जो डेटा है वो किसने एकत्रित किया है, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसके बारे में मैंने चर्चा करी, ZSL, दैट इज जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है। इसके द्वारा डेटा यहाँ पर एकत्रित किया गया है। अब बात करते हैं तो
तो यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर है वो एक सूचकांक मतलब एक लिविंग प्लैनेट इंडेक्स का यूज करता है कि जो भी आपके वन्य जीव की जनसंख्या है, औसत जनसंख्या, उसमें अगर कुछ परिवर्तन होता है उस ट्रेंड को पहचानने के लिए सूचकांक का यहाँ पर यूज करता है। और अगर उसे किसी भी प्रजाति के अंदर कोई भी परिवर्तन दिखता है उनकी पॉपुलेशन में, उनके आकार में, मतलब आबादी के आकार में, जनसंख्या के आकार में, तो एक तरह से ये जो इंडेक्स या सूचकांक होता है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का इंडिकेशन भी देता है, ताकि हम जल्द से जल्द कुछ परिवर्तन लाके इस आबादी को, वन्यजीव आबादी को बचा सके जो खतरे में रहती है। अब बात करें तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है और पीसीएस के अंदर सीधा सीधा आपको नंबर्स पूछे जा सकते हैं कि रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर कितनी 5495 स्पीशीज की कितनी आबादी, 35,000 आबादी प्रवृत्तियां यहाँ पर क्या की गई है, मॉनिटर की गई थी, इनको शामिल किया गया है। तो 5495 प्रजातियों की लगभग 35,000 आबादी, इसका आप ध्यान रखें। और इसका उद्देश्य है कि कोई भी जैव विविधता संकट अगर आता है उसके बारे में जागरूक करना और एक मजबूत वैश्विक प्राधिकरण यहाँ पर डेवलप करना और उसका विकास करना, राइट। तो यहाँ पर इस लिविंग जो रिपोर्ट है, प्लैनेट रिपोर्ट है, कब रिलीज की गई, डेटा किसने एकत्रित किया और इसका क्या उद्देश्य है, ये हमने समझा। अब बात आती है मुख्य बिंदु के बारे में कि हाल ही में जो 15th एडिशन इस रिपोर्ट के द्वारा लाया गया है उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं या मुख्य बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेडिंग है हाइलाइट्स ऑफ द लिविंग प्लैनेट, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन भी करें। तो सबसे पहले जो मुख्य बिंदु यहाँ देखा गया है वो ये है कि जो फ्रेश वाटर, जो साफ पानी वाले पारिस्थितिक तंत्र है उसमें वन्य जीवों की सबसे ज्यादा यहाँ गिरावट देखी गई है। 85% यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन देखा गया है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, मतलब साफ पाने वाली पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा। इसके बाद देखा गया है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर कितने में, 69%। और फिर देखी गई है यहाँ पर मरीन इकोसिस्टम या समुद्री जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है इसके अंदर गिरावट देखी गई है। तो ये भी ऑर्डर पूछा जा सकता है, फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा, फिर आपके टेरेस्ट्रियल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और फिर आपके मरीन इको सिस्टम के अंदर एट 56%। तो यही है कि सबसे अधिक गिरावट मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में, फिर स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में गिरावट देखी गई है। साथ ही में वन्य जीव आबादी में जो गिरावट है उसमें जो मुख्य यहाँ पर बोल सकते हैं कारण है उसमें आता है कि उनका जो हैबिटेट लॉस होता है, जो उनका मुख्य निवास स्थान है उसका नुकसान कर देना सबसे मुख्य कारण बनता है, प्राइमरी रीजन फॉर दी लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, इस तरह से यहाँ देखा जा रहा है। आगे अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे किस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, तो ध्यान रखिएगा लैटिन अमेरिका और करीबियन वाले क्षेत्र में। लैटिन अमेरिका वाला क्षेत्र होता है मैक्सिको, जो है मैक्सिको से लेकर पूरा आपका साउथ अमेरिका, और ये जो करीबियन सागर है यहाँ पर ये करीबियन सी वाला क्षेत्र। तो इस पूरे क्षेत्र में आप मानेंगे नहीं सबसे ज्यादा गिरावट, करीबन 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन इस क्षेत्र में देखा गया है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो क्षेत्र है ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो विश्व के सबसे बड़े सदाबहार वन है, सबसे बड़ी नदी यहाँ से गुजरती है, साथ ही में बहुत ही मुख्य यहाँ पर बोल सकते हैं बहुत जैव विविधता वाले ये क्षेत्र हैं। यहाँ आपकी गिरावट देखी गई है 95%, नॉट 90%, ठीक है। इसके बाद अफ्रीका के अंदर आपको 76% डिक्लाइन देखा जाता है। फिर आपका आता है एशिया पैसिफिक वाला क्षेत्र। अगर हम बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन कौन सा रीजन है, एशिया वाला क्षेत्र और पैसिफिक ओशन वाला, ये जो पूरा क्षेत्र है इसके अंदर 60% यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया है। फिर आता है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में ये वाला क्षेत्र आपके मंगोलिया, चाइना और आपका रशिया का साइबेरिया वाला क्षेत्र, राइट, जिसमें 36% डिक्लाइन देखा गया है।
और उत्तरी अमेरिका की पूरी की बात करें तो यहाँ पर 39% डिक्लाइन देखा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अफ्रीका में 76% हो गया आपका, सेंट्रल एशिया हो गया यहाँ पर करीबन 36% के लगभग, आपका एशिया पैसिफिक रीजन 60% के लगभग हो गया, नॉर्थ अमेरिका 39% के लगभग, और लैटिन अमेरिका वाला 95%। इतना डिक्लाइन देखा गया है वन्य जीव की आबादी में इन क्षेत्रों के अनुसार, राइट। आगे अगर हम बात करें भारत के अंदर किस प्रजाति का यहाँ पर सबसे ज्यादा बोल सकते हैं डिक्लाइन या गिरावट देखी गई है, तो व्हाइट रम्प्ड वल्चर, जो सफेद धार वाले गिद्ध होते हैं, इनके अंदर गिरावट दर्ज की गई है। जो भारतीय गिद्ध होता है इंडियन वल्चर, उसके अंदर गिरावट देखी गई है। और साथ ही में स्लैंडर बिल्ड वल्चर, मतलब पतली चोंच वाला जो गिद्ध होता है, जिसको हम इस तरीके से आप देख सकते हो स्लैंडर बिल्ड, इनके नाम याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से जो उनकी चोंच होती है, राइट। तो सफेद धारी वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध और स्लेंडर बिल्ड मतलब बहुत ही पतली चोंच वाला जो गिद्ध होता है, इन तीनों गिद्ध या वल्चर स्पीशीज में बहुत भारी गिरावट देखी गई है। ये भारत की प्रजातियों के बारे में है स्पेशली, जो यहाँ पर आपको बोल सकते हैं नोटिफाई किया गया है। आगे बात करें तो अब अगर हम कारण देखते हैं तो कारण यही है कि आप उनका निवास स्थान का विनाश करते हो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होना, आपका जलवायु में बदलाव होना, आपकी जो पोल्यूशन है, प्रदूषण के कारण इन्वेजिव स्पीशीज जो बाहर की प्रजातियां हैं वो आके उनके निवास स्थान में बेसिकली इन्वेड कर देती हैं, बीमारियां होना, ये कुछ डोमिनेंट ड्राइवर्स हैं वन्यजीव आबादी में गिरावट होने के, राइट। और हैबिटेट लॉस यहाँ पर क्या है, मुख्य कारण है जो दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो क्या कमियां रही है, तो सीधी सी बात है कि वैश्विक जैव विविधता का जो ढांचा है, जो बोल सकते हैं एक तरह से एक बैकग्राउंड है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का, साथ ही में पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ है, उनकी तरह के जो वैश्विक समझौते हैं, इन पे हमें और जोर देना होगा, क्योंकि अगर आप नेशनल लेवल पे कुछ भी काम करोगे तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आप ग्लोबली करोगे, राइट। तो एज अ ग्लोबल स्टेप लेने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही में अगर हम बात करें तो वन्य जीव आबादी में गिरावट ये संकेत है कि किस तरह से आगे आने वाले टाइम में पूरा का पूरा जैव मंडल और हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, राइट, जो हमारी पृथ्वी पर, वो कितना यहाँ पर बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिसरप्ट हो सकता है। साथ ही में जो हम न्यूज में पढ़ रहे हैं, अंटार्कटिका हरा हो रहा है, ग्रीनलैंड और आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जो बढ़ते स्तर पर बर्फ का पिघलना, प्रवाल भित्तियां जो कोरल रीफ्स होती हैं उनका यहाँ पर डैमेज होना, ये एक तरह से इंडिकेटर्स हैं कि किस तरह से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और इनका जो वैश्विक स्तर पर जो बोल सकते हैं प्रभाव है, ये बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। पूरी तरीके से ये इकोसिस्टम को और हमारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। साथ ही में अगर इसी तरह से चलता रहा जो तो इसके हिसाब से यूएन के द्वारा, जो संयुक्त राज्यों के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य है, राइट, जिन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, और 30 एसडीजी गोल्स है, उनको यहाँ पर पूरा कर पाना, उससे हम काफ़ी दूर हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो 2015 की बेसलाइन में जो सतत विकास लक्ष्य हमें पूरे करने थे, हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो यहाँ पर 30% जो बोल सकते हैं टारगेट्स ऑलरेडी मिसिंग है, और अगर इस तरह से चले तो हम हमारे लक्ष्यों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ थी, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, एनवायरनमेंट और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण रहती है। जो जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप प्लीज उन्हें नोट कर लें। अब आखिर में आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फाउंडेड? कब, किस साल में आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की शुरुआत हुई थी? 1958, 1961, 1975 या 1980? आगे बढ़े, अगर आप हमारे किसी भी जनरल अवेयरनेस के फाउंडेशन कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अंकित अवस्थी सर के द्वारा सारे जनरल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। इनका एक्सेस आपको 1499 में मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच इज अवेलेबल इन जस्ट 4999। टेस्ट सीरीज फॉर एसबीआई, पीओ, आरआरबी या किसी भी ऐसे पीसीएस एग्जाम की, चाहे वो बीपीएससी, यूपीपीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं,
SSC RPF सभी के लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारी अपनी पाठशाला.com जो वेबसाइट है वहाँ पर रोज करंट अफेयर्स डाले जाते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश करंट अफेयर्स दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट आवर हैंड रिटन नोट्स हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, स्पेशली GS सब्जेक्ट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश रिटन आपके नोट्स अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर देम and you can connect with us on our channel as well. So that was it for today. I hope आपको सारी बातें बहुत ब्रीफ में समझ में आई होंगी. That was it. धन्यवाद सुनने के लिए. सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं पूरे कंटेंट को अपनी पाठशाला.com की वेबसाइट पर जाके. साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पर जुड़ते हैं तो आपको सारे सेशन की PDF भी वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी. चलिए, धन्यवाद सुनने के लिए. हैव अ नाइस डे अहेड.